हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की वीडियो आप सभी 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 12 फिजिक्स लेटेस्ट सिलेबस बताऊंगा 2025-26 में, जो कि आपके क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं। और इसी वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते नहीं है, 100% आएंगे ही आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल वीडियो आपको मैं बेस्ट बुक्स के बारे में बताऊंगा और कंप्लीट अप्रोच बताऊंगा कि आपके 12th में क्या होनी चाहिए। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप हमारी ये बात ध्यान रखेंगे कि आप जो न्यूली एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको प्लीज स्टूडेंट मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप उन बुक्स को खरीद लें और उनके हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। तो स्टूडेंट्स आपकी दो बुक्स हैं, एक फिजिक्स पार्ट 1 और एक फिजिक्स पार्ट 2। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो मैं इसमें आपको बता देता हूं कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें कंसेप्ट पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है। फिर आपको स्टूडेंट पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद आप पढ़ेंगे कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फिर आप लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे जहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें आपके ये सारे टॉपिक्स हैं, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सेकंड चैप्टर भी बिल्कुल लगभग हुबहू इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। तो आप अगर ये सीख लेते हैं तो आपका ये चैप्टर आप अच्छे से इसको पकड़ बना सकते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आप लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और उसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म देख लीजिएगा। और जो आपका एक क्वेश्चन है इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, ये आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जो आपका एग्जाम होगा 4 तारीख को या फिर 5 मार्च को आपका अगले साल एग्जाम होगा, आपका गॉस लॉ एप्लीकेशन ये स्टूडेंट्स आपका 100% आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप ये सारे टॉपिक्स है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है और आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़कर जाएं। अब स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला वाला चैप्टर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि अगर इस चैप्टर से कुछ आए या ना आए, आपको गॉस लॉ बहुत अच्छे से तैयार करना है। गॉस लॉ बिल्कुल आपको ऐसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक आपका क्वेश्चन आ चुका है उसमें समझ लीजिए। अब बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, तो इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट पढ़िएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद आप लोग स्टूडेंट स्टडी कीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्लियर। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे अ डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस। फिर आप पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। उसके बाद आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जो कि स्टूडेंट बहुत इजी टॉपिक्स है। जैसे कि आप पैदा होते हैं आपको तुरंत बता दिया जाता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ेंगे फ्री चार्जेस, जो कि ऑलरेडी बहुत आसान टॉपिक है, एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। फिर आप लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में, कभी कभी शॉर्ट नोट इसके बारे में पूछा जाता है, और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक में से एमसीक्यू भी कभी कभी बन जाता है। और जो डाइलेक्ट्रिक आपके सब्सटेंस होते हैं थोड़ा सा उसमें भी कंसेप्ट आपका आ जाता है। कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस ये भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इससे आपका न्यूमेरिकल बेस्ड भी आ सकता है और आपका थ्योरी बेस्ड से भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फिर आ जाता है स्टूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो मतलब आपको कैपेसिटेंस का तो कांसेप्ट स्टूडेंट पढ़ना ही पड़ना है, क्योंकि ये आपका चैप्टर का नाम ही है। सीरीज एंड पैरेलल आपको पता होगा कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है वो सीरीज में भी अरेंज होते हैं और पैरेलल में भी अरेंज होते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये स्टूडेंट मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं और ये आपका टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये आपका एक सेट में आएगा। इसके स्टूडेंट दो केस है, एक विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। और स्टूडेंट्स अब एक टॉपिक आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको जो उसका डेरिवेशन है वो स्टूडेंट्स आपको नहीं पढ़ना है। तो इससे आपको एक राहत मिल गई है, क्योंकि इस चैप्टर से स्टूडेंट्स एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर 100% पूछा जाता था। तो इस बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 100% बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक या तो फर्स्ट सेट में पूछा जा सकता है या सेकंड सेट में, थर्ड सेट में। अगर एमसीक्यू पर आ जाता है तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का आपको फॉर्मूला सीधे पूछा जा सकता है, आपको एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको दो चैप्टर्स आपको मैंने बहुत डिटेल में बता दिए हैं। ये आपको आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। आप मैंने टॉपिक्स को अंडरलाइन भी कर दिया, बहुत साफ सुथरे तरीके से मैंने आपको लिखा है। और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज आप एनसीईआरटी बुक्स को आप प्रेफर कर लें, आप खरीद लें न्यू एनसीईआरटी बुक्स और उसी के हिसाब से आप लोग पढ़े। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके दो चैप्टर के सिलेबस एवं उसके जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं।
हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक करंट, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम ही है, तो आप करंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। फिर आप स्टूडेंट्स अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर, की भाई कंडक्टर में या फिर मेटेलिक कंडक्टर में कैसे चार्जेस का फ्लो होता है। ये बहुत इजी टॉपिक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप इसके बारे में स्टूडेंट जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी भी से कहते हैं, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये बता देता हूं, आपको मैं बहुत सारे इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं कि जो मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन है, मैंने अपनी वीडियो में 9 रिलेशन स्टूडेंट बता दिए हैं मैंने, तो उसमें 9 ऐसे रिलेशन है, उसमें आपका बोर्ड एग्जाम में उससे बाहर रिलेशन नहीं जा सकता है, इम्पॉसिबल है कि उसके अलावा जो मैंने आपको 9 रिलेशन बताए हैं उसके अलावा आपको उससे रिलेशन मिल जाएंगे, जो कि मैंने 9 इसमें ऑलरेडी बताए हुए, उसके अलावा उसके बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो वो स्टूडेंट मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वो आप 9 रिलेशन आप जरूर देखिए, इसके अलावा आपको आपके 12th लेवल पर आपको कोई अदर रिलेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब स्टूडेंट्स आप पढ़ लीजिएगा ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, जो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। साथ ही साथ जब आप अगर ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक तो जरूर पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसकी लिमिटेशंस देख लीजिएगा, साथ में ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस का थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग पढ़ेंगे बेटा लीनियर और नॉन लीनियर कंसेप्ट इसके बारे में, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, जो कि बहुत इजी टॉपिक्स हैं, जो कि आपको 9 10 से याद होंगे। फिर आप लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर आप लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। फिर आप लोग पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ये स्टूडेंट्स आपका थ्योरी में आ जाता है या फिर डेरिवेशन आ जाता है कि आपको बताइए कि डेरिवेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। फिर आप लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि ऑलरेडी बहुत इजी टॉपिक है, एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। फिर आप लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, जब भी कॉम्बिनेशन तो स्टूडेंट्स आप छोड़ सकते नहीं है, कॉम्बिनेशन में आपका एमसीक्यू में भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपको, या फिर न्यूमेरिकल भी आपसे उसमें पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये स्टूडेंट्स आपको अपने 3rd चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। और बाकी स्टूडेंट जो आपका प्रीवियस सिलेबस था उसमें आपका किरचॉफ्स लॉ भी था, व्हीटस्टोन ब्रिज भी था, पोटेंशियोमीटर भी था, पोटेंशियोमीटर और आपका मीटर ब्रिज भी था। तो स्टूडेंट अब आप बहुत केयरफुली हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज अगर आप और टॉपिक से नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे तो पढ़िएगा, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज को बिल्कुल आप रट लीजिएगा, जी आपका टॉपिक में आपका 100% आपसे 100% स्टूडेंट बिल्कुल कंफर्म है। आप जब आपका पेपर होगा बस सेकंड और थर्ड सेट में आप देख लीजिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ के 2 रूल है, लूप रूल और जंक्शन रूल, करंट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके बारे में इन्होंने ब्रीफली बताया था। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज आप ना छोड़े, चैप्टर 1 से आप ना छोड़े, गॉस लॉ। अब इस बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बहुत अच्छा प्यारा चैप्टर है, लेकिन लेंथी चैप्टर बहुत है स्टूडेंट, इसमें टॉपिक्स बहुत है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसमें कवर करना है। जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए वो आपको स्टूडेंट छोड़ने नहीं है, बाकी आप एडिशनल भी पढ़ सकते हैं। तो अब बात करेंगे स्टूडेंट 14 चैप्टर की। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप कंसेप्ट पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कंसेप्ट है। उसके बाद आप फोरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, EXT का मतलब स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट होता है। फिर आप लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट बायो-सेवर्ट लॉ एंड एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। फर्स्ट सेट में स्टूडेंट 100% आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय बायो-सेवर्ट लॉ। कंफर्म है, मैंने जो कह दिया स्टूडेंट वो फिर से आपके पेपर में मिलेगा, चाहे पेपर टफ बने चाहे कैसा भी नहीं, वो मुझे मतलब नहीं, अगर मैंने कह दिया कि ये आएगा तो आएगा, देख लीजिएगा। बायो-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। फिर आप लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रिंग वायर। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होता है बायो-सेवर्ट लॉ और एम्पियर लॉ में स्टूडेंट्स अपना तो थोड़ा रहता है कि तुम इस बार आ जाओ, इस बार आ जाओ। पिछली बार बायो-सेवर्ट लॉ आया था तो इस बार एम्पियर्स लॉ आ जाएगा, इस बार एम्पियर्स लॉ आएगा तो फिर अगली बार बायो-सेवर्ट लॉ आएगा। तो अब इसकी एप्लीकेशंस और आप इनका जो पूरा कंसेप्ट है वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझेंगे, और इनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी भी, दोनों में डिफरेंस, मतलब इनका डिफरेंस भी है, सिमिलरिटीज भी, डिसिमिलरिटीज भी, तो आप वो कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। फिर आप लोग स्टेट सोलेनॉइड पढ़ेंगे, लेकिन आप जो सोलेनॉइड पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ उसका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आप उसका पढ़ लीजिएगा, क्वांटिटेटिव उसकी क्वांटिटी में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले स्टूडेंट्स में टोराइड हुआ करता था, जो कि हुबा हुआ मतलब थोड़ा सा चेंज उसमें है, μ0 Ni कंसेप्ट इसमें लगता है सोलेनॉइड में, तो वहां पर भी टोराइड आ जाता था, लेकिन टोराइड आपका है नहीं, तो आपसे क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पढ़ लीजिएगा, दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। फोर्स और अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी स्टूडेंट अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में क्या पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मैंने आपको बायो-सेवर्ट लॉ ये सब बताया आपको नहीं छोड़ने हैं। फोर्स और अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इससे आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। और फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये स्टूडेंट्स आपका लॉन्ग में टॉपिक बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आया है। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये ऐसे हुआ हुआ आता है, इसमें चेंज नहीं आता है, तो आपसे निवेदन है कि आप इसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। अब डेफिनेशन
एम्पियर। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने एम्पियर लॉ के बारे में बताया था, एम्पियर की डेफिनेशन देख लेंगे कि डिफाइन 1 एम्पियर कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आखिर इसके अगला टॉपिक है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो भाई जो उसका करंट का लूप है मैग्नेटिक फील्ड में और उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। अभी स्टूडेंट बात आती है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप लोग कहते हैं रामबाण टॉपिक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड इट्स कन्वर्जन। इसके बारे में थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहूंगा इस पूरे चैप्टर में आपसे। इसमें आपको मैंने ज्यादा टॉपिक बताया, एम्पियर सर्कुलर लॉ बताया है, बायो-सेवर्ट लॉ, इसकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, 3 आपके ये टॉपिक्स हो गए। चौथा आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये तो स्टूडेंट्स आ गया 100% आ गया, 100%। कोई ऐसा हिम्मत नहीं किसी की कि एक सेट में स्टूडेंट्स ऐसा आए ना, 100% आएगा। थर्ड सेट में इसकी आने की बहुत संभावना रहती है क्योंकि थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तब नहीं मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से इसका डायग्राम वगैरह बनाना होता है आपको पूरा, तो इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको 100% छोड़ के नहीं जाना है। इसमें मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स ई बाई का मतलब होता है एवरी ईयर, और अगर मैंने किसी भी टॉपिक पर एवरी ईयर लिख दिया है तो वो टॉपिक स्टूडेंट्स आपका आना ही आना है, वो 100% आएगा, तो उसमें कोई भी उसमें दो राय नहीं है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसके बाद आपको इसकी जो करंट सेंसिटिविटी है वो भी आप देखेंगे, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और उसके जो कन्वर्जन का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो स्टूडेंट वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, और जो हमारा गैल्वेनोमीटर को एमीटर जैसे कन्वर्जन मतलब वोल्टमीटर को एमीटर एवं एमीटर को वोल्टमीटर। तो इसके बारे में आपके 4 चैप्टर्स हो गए, मैंने आपको बहुत ब्रीफ में ये बताया है। और आप अगर हमारे हिसाब से स्टूडेंट्स आप तैयारी करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका तो सिलेबस आपको बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत आराम से आपका 2-3 महीने पहले आपका सिलेबस हो जाएगा, फिर आप स्टूडेंट दबा के रिवीजन कर सकते हैं और आपका पेपर स्टूडेंट बहुत अच्छा होगा। फिर इसका पेपर अच्छा करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पे काम करना है, एक आपके एनसीईआरटी को फॉलो करना है, फिर उसी में आपका जाता है प्रॉपर नोट्स, और दूसरा स्टूडेंट आ जाता है सेल्फ रियलाइजेशन क्या और अपने खुद पर बिलीव और मोटिवेशन। तो ये दो ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो कर ले तो 90+ स्टूडेंट्स आपके कहीं नहीं गए। सबसे पहला स्टूडेंट मैंने आपको बताया एनसीईआरटी, आपके खुद के प्रॉपर अच्छे से नोट्स होने चाहिए, इसलिए आपके सारे टॉपिक्स आपके कवर हो सके, और दूसरा आपका सेल्फ बिलीव, और कभी भी अपनी प्रिपरेशन किसी से जब कंपेयर ना करें। तो मैंने चैप्टर 1 to 4 आपको बता दिया है, ठीक है, बिल्कुल ब्रीफ में बताया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रहा हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब बारी आती है चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें आपको सबसे पहले बार मैग्नेट को मतलब एम्फसाइज करना है, आपको बार मैग्नेट से रिलेटेड आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं, तो आप इसमें बार मैग्नेट पढ़ना, फिर उसके बाद आपको पढ़ेगा बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट एट सोलेनॉइड, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का आइडिया लेना है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है, क्वांटिटी पे आपको इसमें नहीं जाना है। ठीक, अब स्टूडेंट बात आती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, जो कि आपको मैंने फिर से आपको बताया, जब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे तो इसमें आप डाइपोल की, तो आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे, बार मैग्नेट का कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, जिसके स्टूडेंट 2 केस होते हैं, एक स्टूडेंट एक्सिस की ओर और एक आपका परपेंडिकुलर की ओर, जिसमें कि आपको नॉर्मली क्वालिटेटिव आइडिया ही पढ़ना है, इसमें आपको क्वांटिटेटिव आइडिया के ऊपर आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है। थोड़ा सा उसके एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, और जो उसका कंसेप्ट जो थ्योरी है उसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। फिर स्टूडेंट बात आती है टॉर्क और मैग्नेटिक डाइपोल, इसके बारे में आपको टॉर्क स्टूडेंट लगभग आप देख रहे हैं हर चैप्टर में ही कॉमन है, तो टॉर्क आप रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट होता है, और टॉर्क वाला मैग्नेटिक डाइपोल जिसमें कि मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है, जिसमें कि आपको कोई डाउट ना हो। बार मैग्नेट का आपको इसमें कंसेप्ट पढ़ना है, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इसका भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ही पढ़ना है सिर्फ। और मैग्नेटिज्म एक स्टूडेंट आपका चैप्टर है, तो आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट पढ़िएगा और उसकी प्रॉपर्टीज। कभी कभी स्टूडेंट सेट में आपको थोड़ा सा आसान आ जाता है, तो उससे पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड्स एंड आल्सो डिफाइन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ लीजिएगा। बाकी ये स्टूडेंट को इसमें ज्यादा, ये आपका पहला फर्स्ट इसका पार्ट है, ये कोई इसमें ज्यादा है नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आपको इसमें पढ़ना है। ठीक, अब स्टूडेंट्स अब आपको इसमें क्या नहीं छोड़ना है, क्या पेपर में स्टूडेंट 100% आएगा, आ सकता नहीं है, आएगा। तो स्टूडेंट आप देख लीजिएगा कि जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है, जब स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक सिलेबस में आपके रहेगा फिजिक्स में, तो आपकी कौन कौन सी स्टूडेंट्स होती है, आप एक पैरामैग्नेटिक, एक डाया और एक फेरो, ये स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छे से रखते जाएंगे कि इनका प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके यूजेस क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, और इनका जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है वो स्टूडेंट क्या है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये टॉपिक स्टूडेंट मैं फिर से इस पे लिख देता हूँ ई वाई, और मैंने अगर ई वाई लिख दिया है तो इसका मतलब ये खुद है कि ये टॉपिक आ गया है। जब भी स्टूडेंट पेपर बनेगा आप ये टॉपिक अपने पेपर में देख लीजिएगा, इससे आपको थ्योरी भी मिलेगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, और साथ ही साथ 2 से 3 आपको इसमें एमसीक्यू भी आपको पूछे जाते हैं। पिछले साल स्टूडेंट्स आया था पेपर,
बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये था कि पिछले साल का पेपर बहुत टफ आया है, पिछली बार का पेपर स्टूडेंट कंसेप्चुअल बेस्ड आया था, मैंने उस पर एनालिसिस करी थी, वो वीडियो आप स्टूडेंट जरूर देखें, मेरे कंसेप्ट स्टूडेंट लगभग मोस्टली पेपर आपका उसमें फंसा था। तो आप इसमें देख लीजिए कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, इसके साथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़े और आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब ओवरऑल आपको पैरा डायो पैरो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल कतई आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक एक कंसेप्ट उसको देख लीजिएगा, चाहे आप शॉर्ट में आ जाए चाहे लॉन्ग में आ जाए, उसको आप अपनी तरफ से आप अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। अब इसमें बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत खूबसूरत चैप्टर है, बहुत लाजवाब चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, जिसमें कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कोई ज्यादा उसमें है नहीं। फैराडे लॉ स्टूडेंट पेपर आसान आ जाएगा, तो स्टूडेंट उसके लॉज आप पढ़ लीजिएगा, फैराडेज ने लॉ दिए थे, ठीक है, तो उसके बारे में फैराडेज लॉ पढ़ लीजिएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट है, जिसमें आपका पावर वगैरह या फिर एनर्जी H इक्वल टू I स्क्वायर RT, जिसमें आपको बताया गया, करंट के बारे में बताया गया है। तो ये अगर आपका हल्का सेट बन जाता है, सेट 1 में स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, और अगर आपके जो वाइवा के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, उसमें भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि फैराडेज लॉ क्या होते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होते हैं। और लेंज लॉ स्टूडेंट्स आप अपोज वाला लॉ ये पढ़ लीजिएगा, ये जब सेट 1 में स्टूडेंट पूछे जाता है। और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपको EY, ये आपको छोड़ना नहीं है, इससे स्टूडेंट कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो ओवरऑल इस वाले चैप्टर में लेंज लॉ स्टूडेंट 2 से 3 लाइन का है, कुछ इसमें करना नहीं है आपको, तो आप इसमें सिर्फ फैराडेज लॉ जो भी स्टूडेंट वो भी बहुत ईजी है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बस सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन का जो डेरिवेशन है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें आपका काम हो जाएगा। अब इस बात आती है एसी अल्टरनेटिंग करंट, इसके फुल फॉर्म है, ठीक। अब आपको अल्टरनेटिंग करंट, देखो स्टूडेंट मेरा ये मानना है कि जो भी आप टॉपिक स्टार्ट करें, चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हो, चाहे वो आपका न्यूक्लियर ही क्यों ना हो, आपको सबसे पहले उसका मतलब पता होना चाहिए कि असल में अल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब होता है। तो आप इसको अल्टरनेटिंग करंट की आप डेफिनेशन देख लेंगे, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑब्लिक वोल्टेज, तो मतलब पीक और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी की वोल्टेज की आप देख लीजिएगा, ये आ जाता है। उसके बाद इसमें से भी पूछा जाता है रिएक्टेंस और इंपीडेंस, एलसीआर सीरीज सर्किट, और हाँ आप इसमें कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको एलसीआर सीरीज सर्किट आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसमें जो आपका फेजर्स ओनली, जो आपके फेजर्स डायग्राम है, मैं आपसे स्टूडेंट निवेदन करता हूं कि प्लीज आप एलसीआर स्टूडेंट्स ना छोड़े। एलसीआर आपका EY मैं लिख देता हूं, एलसीआर से क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा। जो रेजोनेंस पावर है वो भी स्टूडेंट कठिन नहीं है, बहुत ईजी है रेजोनेंस पावर एसी सर्किट में। पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट, ये भी सब थ्योरेटिकल टॉपिक है। और हाँ, अगर इससे कोई भी कंसेप्ट अगर आपका पूछा जाएगा, अगर थोड़ा टफ पेपर बन जाता है, तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, EY स्टूडेंट्स में आपका एलसीआर सीरीज सर्किट मैं लाऊंगा लेके, और आपका एसी जनरेटर, जिसमें आपका जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन प्रॉपर आपका एसी जनरेटर होता है वो, और आपको जो ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे लोकल में यूज होता है। तो एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर और एलसीआर सीरीज सर्किट आपसे मैं निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं मैं, प्लीज आप इन 3 टॉपिक में से स्टूडेंट बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब स्टूडेंट्स आपका इस वाले फर्स्ट बुक में आपका जाता है ईएम वेव, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें सबसे पहले आपको आईडी का कंसेप्ट पढ़ना है। आईडी का कंसेप्ट स्टूडेंट्स होता है कि बेसिक आईडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको आईडी भी बोलते हैं। तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी प्रॉपर्टीज, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर में क्यों ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है बेटा, वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। बाय तो इसका स्टूडेंट्स एक डायग्राम स्टूडेंट्स आपका पूरा मतलब बन के आता है स्टूडेंट, जैसे करके जो पूरी वेव्स का कोई डायग्राम है, जिसमें ट्रांसवर्स नेचर किस प्रकार से शो होता है, ये आपका स्टूडेंट कंसेप्चुअल बेस पे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे निवेदन है कि प्लीज आप उनको देखें। और उसके बाद आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अल्ट्रावायलेट है, इनविजिबल है, इंक्लूडिंग देयर एलिमेंट्री फैक्ट्स एंड यूजेज, इससे आपको शॉर्ट में मिल सकता है। इसमें आपका कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और साथ ही साथ इसमें आपको 1 से या 2 से इससे आपको एमसीक्यू भी स्टूडेंट मेरे भाई मिल सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट बुक का, मैंने बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स आपको बताया है। और ये वीडियो मेरी ऐसी वीडियो है स्टूडेंट जिसमें कि मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, सीबीएसई की गाइडलाइंस है वो भी आपको बता रहा हूँ, जो आपके डिलीटेड टॉपिक्स हट गए वो भी मैं आपको इसको बता रहा हूँ, और कौन कौन से टॉपिक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको पूरी फर्स्ट बुक स्टूडेंट बता दी है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे सेकंड बुक के सारे चैप्टर्स की। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे सेकंड बुक फिजिक्स की, ठीक है। तो सब फर्स्ट बुक का मैंने आपको 1 to 8 चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे, कौन कौन से टॉपिक्स रिलेट हुए थे सीबीएसई बोर्ड द्वारा, ठीक है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए थे। अब मैं स्टूडेंट्स बात करूंगा सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर की, जो कि आपका स्टूडेंट्स रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपका स्टूडेंट्स 2 पोर्शन में डिवाइड है। सबसे पहला स्टूडेंट्स रे ऑप्टिक्स और दूसरा स्टूडेंट्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको रे ऑप्टिक्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको कौन कौन से पढ़कर जाने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप पढ़ लीजिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर्स,
कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग मिरर फॉर्मूला, अगर सेट वन आपका अच्छी किस्मत हुई, सेट वन अगर आपके हाथ में आ गया तो सीधे सीधे मिरर फॉर्मूला पूछ लेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि स्टूडेंट्स आपको 9th 10th में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपको बहुत अंतर पता होगा कि कैसे जो है मीडियम चेंज होता है, ठीक है। और आप टीआईआर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और जो उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ लीजिएगा। इसमें क्रिटिकल एंगल्स के बारे में देख लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर्स से एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ये स्टूडेंट्स पिछली बार मेरे ख्याल से आया था, तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज बहुत इजी है, थिन लेंस फार्मूला, ठीक है। इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स लेंस मेकर फार्मूला, मतलब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट अभी हम आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग मैग्निफिकेशन एंड बराबर इसमें आप देखिएगा, फिर आप इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, तो ये आपके टॉपिक्स है कौन से पोर्शन में, ये आपके टॉपिक्स है बेटा रे ऑप्टिक्स में, जिसको अब आपको क्या क्या पढ़ना है। प्रिज्म स्टूडेंट्स आप जरूर पढ़ के जाएं। प्रिज्म स्टूडेंट्स आपका अगले साल आ गया, इसमें मैं ईवाई लिख देता हूं। प्रिज्म से आपके कुछ ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रिज्म है तो ये ऐसे करके ही एंगल लिया, ऐसे करके ही एंगल लिया, एक ऐसे करके ही एंगल लिया और एक एंगल लिया, तो इसमें कितने एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन कौन से किस किस एंगल पे जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्रैक्ट हो रही है, तो इससे ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, स्टूडेंट्स हर साल पूछा जाता है। तो इसमें आपको प्रिज्म स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्रिज्म आप लोगों को बहुत अच्छे से इसमें उसका पूरा डेरिवेशन आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप टीआईआर क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ लेना, और ये जो कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन वगैरह इनको आप देख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। और हाँ, फर्स्ट बुक स्टूडेंट्स आपकी थोड़ी सी मैं टफ मानता हूं क्योंकि उसमें थोड़े डेरिवेशन ज्यादा है, आपको प्रैक्टिस फर्स्ट बुक स्टूडेंट प्रैक्टिस बहुत मांगती है। अगर आपने अपनी फर्स्ट बुक जो आपकी फिजिक्स की फर्स्ट बुक है, अगर आपने बुक अच्छे से कर ली तो स्टूडेंट्स आपके फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस वाले चैप्टर में बस रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा स्टूडेंट टफ चैप्टर है, बाकी चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स से लेकर लास्ट वाले चैप्टर तक सेमीकंडक्टर सब थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसमें थोड़े से डेरिवेशन है, बहुत अच्छी स्टूडेंट सेकंड बुक तो स्टूडेंट बहुत स्कोरिंग बुक है और स्टूडेंट बहुत इजी बुक है सेकंड बुक। बस अगर ये ऑप्टिक्स अगर आप कवर कर ले तो आप स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 90 मार्क्स आपके स्टूडेंट 100 में बहुत सही से आ जाएंगे। 30 नंबर तो स्टूडेंट्स आपको 28 29 30 तो आपको वहां से मिल जाएंगे, तो उसकी आप लोग टेंशन ना लीजिए। बाकी सब स्कूलों का अपना अलग अलग पढ़ना होता है, तो वो स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा, ठीक। तो इसमें आपको प्रिज्म स्टूडेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी आप थोड़े फॉर्मुलेस वगैरह को देख लीजिएगा कि उनका जो डेरिवेशंस है, बाकी उनका लास्ट टेस्ट है वो। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। पहले ज्यादा इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड ने सिर्फ माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पहले टेलीस्कोप भी था लेकिन अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप उन्हें बताया गया। तो जब आप माइक्रोस्कोप पिछली बार टेलीस्कोप आया था, तो इस बार स्टूडेंट हो सकता है माइक्रोस्कोप आ जाए। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, वो चाहे आपका न्यूमेरिकल बेस के थ्रू आए चाहे आपका एमसीक्यू। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप 100% आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको दोनों पढ़ने, रिफ्रैक्टिव और रिफ्रैक्टिव में, और आल्सो डिफाइन देयर मैग्नीफाइंग पावर्स की जो इसकी मैग्नीफाइंग पावर्स है वो स्टूडेंट्स आपको पढ़ लेंगे। तो इसमें अगर ओवरऑल पूरा निचोड़ निकाले, जिसमें अगर आपको थोड़ा कम अगर आप पढ़ना चाहें, कम स्टूडेंट नहीं लेकिन आप ज्यादा स्टूडेंट, लेकिन मैं जो आप बता रहा हूं आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट। आपका प्रिज्म और ये आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप एक बात हमारे ध्यान रखें कि देयर इज ओनली वन डायलॉग दैट गोज ऑल अराउंड इन योर माइंड, एंड द डायलॉग इज दैट द फिजिक्स एट इट्स बेस्ट, कि आपको अपने माइंड में ये रखना है कि कॉन्फिडेंस रहना है कि जो फिजिक्स है वो मुझे बेस्ट करनी है, द फिजिक्स एट इट्स बेस्ट, ये आपका अपने डायलॉग होना चाहिए। अभी स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, बहुत खूबसूरत चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है इसमें और इजी कंसेप्ट्स भी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे, कितने कितने तरह के होते हैं, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, सर्कुलर। तो इसमें आप लोग स्टूडेंट वेव फ्रंट के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लीजिएगा। हाइगन्स प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हाइगन्स प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ द रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेवफ्रंट और सरफेस, जिसमें कि आपका रिफ्रैक्शन भी आ जाता है, रिफ्रैक्शन भी आ जाता है, जिसमें कि आप लोग जो प्रूफ है वो स्टूडेंट जरूर पढ़िए। देखिए मैंने प्रूफ बताया तो अभी आपने देखा भी था कि प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। एक स्टूडेंट जहां रिफ्लेक्शन पूछा जाता है, या फिर स्टूडेंट क्या पूछा जाता है, रिफ्रैक्शन पूछा जाता है। ये स्टूडेंट हर बार का है, अगर रिफ्लेक्शन आया है तो रिफ्रैक्शन आएगा, रिफ्रैक्शन आया है तो रिफ्लेक्शन आएगा। आप स्टूडेंट बिल्कुल भी हाइगन्स प्रिंसिपल ना छोड़े, और हाइगन्स प्रिंसिपल के स्टूडेंट जो उनके लॉज है रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के बाकायदा प्रूफ है वो आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज भी, जिसमें आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपका फाइनल एक्सप्रेशन पढ़ना है, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल में हेल्प होगी और एमसीक्यू में भी आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। कोहेरेंट सोर्सेज बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सुंदर कोहेरेंट सोर्सेज आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं।
कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जो आपका सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको स्टूडेंट्स आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ये भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। अगर इसमें हम बात करें तो हाइवेंस वाला आपको बिल्कुल भी स्टूडेंट नहीं छोड़ना है। कोहेरेंट और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस स्टूडेंट बहुत इजी टॉपिक है, ये तो अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कैसे एनर्जी रिमेन कंजर्व रह सकती है, I बराबर I1 प्लस I2 होल स्क्वायर और I बराबर I1 माइनस I2 होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो कभी कभी पूछ सकते हैं। तो अब लास्ट है आपका फिर तो आप सेंट्रल मैक्सिमा, जो कि सिर्फ आपको इसमें क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पढ़ना है। तो ओवरऑल आपको इसमें क्या क्या नहीं छोड़ना है, जो कि आपका हाइवेंस प्रिंसिपल आपका हो गया, कोहेरेंट सोर्सेस और ये आपका डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। आपको इसमें तीन ही टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो स्टूडेंट आपको इंपॉर्टेंट के लिए, बाकी इंपॉर्टेंट के लिए मैंने सिर्फ जो चैप्टर वाइज है, चैप्टर नंबर 1 to 6 चैप्टर नंबर 14 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। चैप्टर वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से आपके लास्ट वाले चैप्टर तक, और मैंने फर्स्ट बुक का अलग बना रखा है इंपॉर्टेंट, सेकंड बुक अलग बना रखा है। तो जैसे आपको नीड हो आप वैसे देख लीजिए, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है वीडियोस। हमारा ये चैनल बहुत यूजफुल है आपके 12th बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स आप अगर उन वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अदर कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप उन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए, पूरा पेपर आ जाएगा, ये स्टूडेंट मेरा दावा है। ठीक है, तो मैंने इंपॉर्टेंट भी बना रखा है, बाकी मैंने फिजिक्स के लेक्चर्स भी पढ़े हुए वीडियो तो वो भी आप देख लेंगे। अब हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि बहुत इजी और बहुत शॉर्ट चैप्टर्स है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 11, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब यहाँ से आपके बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत चैप्टर्स आपके शुरू हुए, जो कि आपके बहुत आसान चैप्टर्स हैं, बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। आप अगर इनको पूरा भी पढ़ लेते हैं तो भी आपको बहुत मजा आएगा। इन चैप्टर बहुत खूबसूरत चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स आपको डुअल नेचर में सबसे पहले आप डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैं आपसे पहले ही कहता हूं कि जो चैप्टर है कम से कम एटलीस्ट आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ लीजिएगा कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस किस प्रकार से स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग अच्छा सा अगर आपका आसान सेट बन जाता है तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा जा सकता है। हर्ट्ज एंड इलाज ऑब्जर्वेशन आप थोड़े से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जो आपकी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस है वो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो आपके 100% आ सकती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपके बहुत पूछी जाती है, तो इनको स्टूडेंट्स आपको ईवाई में इसमें लिख देता हूं, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट मींस दैट आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसका जो एक्सपेरिमेंटल नेचर है, जो उसका एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट है वो भी स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ लेंगे। तो आपका इट मींस दैट अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है तो भी हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटेशन आता है तो भी आप स्टूडेंट्स कर लेंगे। बाकी आपको आइंस्टीन वाला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बाकी स्टूडेंट्स आप अगर मैटर वेव्स की बात करें तो आपको स्टूडेंट पढ़ना है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स की। भाई जो मैटर वेव्स है उसका वेव नेचर ऑफ पार्टिकल किस प्रकार से होता है, जहां पर आपका मेन कंसेप्ट आता है डी ब्रॉग रिलेशन, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी। तो यहाँ पर से आप जब लैम्डा बराबर एच अपॉन पी पढ़ते हैं, एच इक्वल टू आपका होता है मतलब लैम्डा आपकी जो वेवलेंथ हो जाती है, एच आपके प्लेन कांस्टेंट आपका वहां पर हो जाता है। ठीक है, पी तो आपका स्टूडेंट मोमेंटम होता है। तो ये आपको लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, डी ब्रॉग रिलेशन, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हमारा कहने का मतलब इसमें आपको क्या क्या नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ लीजिएगा, उसका एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद आप लोग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और जो डी ब्रॉग रिलेशन है ये आपको स्टूडेंट एमसीक्यू में आ सकता है, और डी ब्रॉग रिलेशन से न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है 12 चैप्टर की, बहुत अच्छा चैप्टर है स्टूडेंट, 2 लेक्चर खूबसूरत से चैप्टर है। अब आ जाओ बेटा चैप्टर नंबर 2। देखिए पर 4-5-6 टॉपिक्स है, सभी में तभी देखिए एक ही बार में आ गया है। बाकी स्टूडेंट ऐसा होता है कि मैं एक बुक की मैं आपको पहले बताता, आगे 2 बुक की आपको मैं बाद में बताता, दूसरे बुक की तो बहुत थोड़ा सा इधर हो रहा था। इसमें मैंने 1 शॉर्ट वीडियो में आपका 1 से A2 लगाकर Z तक आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आपके कंप्लीट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और किस किस प्रकार से आपको फॉलो करना है, तो इसी सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 में आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल में जो स्कैटरिंग होती है अल्फा पार्टिकल्स की, वो आपको स्टूडेंट पढ़ना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके जो केस स्टडी है इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आपको जो है रदरफोर्ड मॉडल, जो कि स्टूडेंट बहुत इजी है, रदरफोर्ड मॉडल आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस केस है, ये देख लीजिएगा, कुछ खास है नहीं इसमें। बोर्स मॉडल को स्टूडेंट आपने थॉमसन मॉडल जो आपने पढ़े थे इसी का बोर्स मॉडल है, वो भी आप स्टूडेंट देख लीजिएगा। फिर आपकी जो एक्सप्रेशन है ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है जो एक्सप्रेशन है फॉर मतलब रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, और आपका जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा में जो आपका हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको तो क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पढ़ना है, लेकिन जो आपके डेरिवेशन है एनर्जी के लिए हो गए, इलेक्ट्रॉन के लिए हो गए, तो ये आप एक्सप्रेशन आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको ओवरऑल एनसीईआरटी में दिए गए। तो जो एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स रिलेटेड किससे हो सकते हैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट से हो सकते हैं। इससे आपका न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत आसान है। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ये भी अच्छा खासा पूछा जाता है।
तो इसमें आपको स्टूडेंट क्या क्या लेके नहीं छोड़ना है, मॉडल्स स्टूडेंट मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मॉडल्स आप प्लीज जरूर पढ़ के जाएं और जो आपके एक्सप्रेशन है उनको पढ़ ले, बस ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। अब आ जाओ बेटा चैप्टर नंबर 13 आपका न्यूक्लियाई पे। न्यूक्लियाई में स्टूडेंट्स आपको जो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस वगैरह, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनका एडवांसमेंट क्या होता है, ओवरऑल न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आप स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा। और इसमें स्टूडेंट्स आप एक और टॉपिक आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जो कि आप 9, 10 से पढ़ते चले जा रहे हो कि बहुत आसान है, तो लिखा भी है इसमें स्टूडेंट न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ये तो स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद मास एनर्जी रिलेशन पढ़ लेंगे, मास एनर्जी रिलेशन भी 4-5 लाइन का, कोई इसमें ये है नहीं, मास इफेक्ट भी। इसके बाद जो बाइंडिंग एनर्जी जो स्टूडेंट्स है पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, तो इसमें आपको ओवरऑल किस पे ध्यान देना है, आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर की भाई जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इसकी जो वेराइटीज होती हैं जो वेरिएशन होता है मास नंबर से, वो स्टूडेंट किस प्रकार से होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी ई बाई में लिख देता हूं इस पे, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स आपका आता है बेहतरीन सा लास्ट सा चैप्टर सेमीकंडक्टर, मेरा फेवरेट चैप्टर है, मैं कहता हूं उसको फेवरेट, कैसे फेवरेट तो लगभग सभी हैं लेकिन इसमें अच्छा लगता है इसे पढ़ के। तो इसमें आप एनर्जी बैंड स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा कि कंडक्टर इंसुलेटर का किस प्रकार से स्टूडेंट एनर्जी गैप होता है, ठीक है। इसमें आपका जो एनर्जी गैप में जो वैल्यूज होती है उनको स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर इंसुलेटर फिर सेमीकंडक्टर का किस किस प्रकार से होता है, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, इसमें आपको सिर्फ इसमें क्वालिटेटिव आइडिया इसमें आपको लेना है, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ इसमें नहीं है, बट डायग्राम से बहुत इजी आ जाते हैं पेपर में। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टूडेंट्स आप पढ़ लीजिएगा, इसमें मैंने भी बताया हुआ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप पढ़ेंगे, बहुत इजी है, बहुत हलवा है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने डिफरेंस बताया हुआ है, वो भी आप स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा। और स्टूडेंट या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर स्टूडेंट्स आपका अगर आसान सेट बन जाता है तो स्टूडेंट आपका सेट बनने पूछा जाता है। अब स्टूडेंट बात आती है आपका पीएन जंक्शन वाला, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड, आपका पीएन जंक्शन आपका पिछले साल आया था, ठीक है। पीएन जंक्शन आपको बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, पीएन जंक्शन फुल थ्योरी में साइड बुक्स पे अवेलेबल है। पीएन जंक्शन आप स्टूडेंट जरूर पढ़ के जाएगा, अगर पीएन जंक्शन आप पढ़ लेते हैं तो आप जब पी और एन टाइप स्टूडेंट इजीली पढ़ सकते हैं। अगर पीएन जंक्शन आपने समझ लिया है, आपने स्टूडेंट लगभग सभी कुछ इसमें पा लिया है, तो सेमीकंडक्टर डायोड, बाकी स्टूडेंट्स आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पढ़नी पड़ेगी जब भाई आप जंक्शन डायोड पढ़ रहे हैं। और फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज बहुत आसान है, फॉरवर्ड करंट क्या होता है, रिवर्स करंट क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बहुत इजी चैप्टर है, इसमें अगर आप सभी पढ़ लीजिए तो भी स्टूडेंट बहुत मजा आएगा, स्टूडेंट आपको आएगा इसमें। और बाकी स्टूडेंट्स ये आपका जो एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड में डायोड एज रेक्टिफायर, आपके रेक्टिफायर स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का फुल प्रूफ डेरिवेशन आपका भी पिछले लास्ट ईयर आया, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। रेक्टिफायर स्टूडेंट मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है कि रेक्टिफायर एक फुल वेव होता है, हाफ वेव होता है, या तो फुल वेव आता है, या तो हाफ वेव आता है, या तो हाफ वेव आता है, या तो फुल वेव आता है। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है तो आप इसमें रेक्टिफायर ना छोड़े, बाकी आप इसमें पीएन जंक्शन डायोड बिल्कुल भी ना छोड़े, और जो एनर्जी बैंड गैप है उनका क्वालिटी डायोड है, बेसिक आइडिया आप लेके चले कौन कौन सी वैल्यूज इसमें होती। बाकी स्टूडेंट जो सिलेबस जो बाकी जो आप एनसीईआरटी जो आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है उसको स्टूडेंट्स आप प्लीज जो आपकी न्यूली बुक्स है वो आप स्टूडेंट जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि अब इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया है, बिल्कुल स्टूडेंट वही सेम है। सीबीएसई गाइड सीबीएसई बोर्डलाइंस वाला, बाकी जो गाइडलाइंस उन्होंने जारी करती है, बाकी जो है मतलब 3rd to 6th एनसीईआरटी थोड़े से मतलब बदलता जा रहा है, बाकी आपके ज्यादा चेंज है नहीं। बाकी जो स्टूडेंट चेंज था वो मैंने स्टूडेंट्स आपको कंप्लीटली बता दिया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इसका थोड़ा सा झलक दिखाई है कि पेपर क्या होगा। बाकी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर मैं बनाने आ रहा हूं तो मैं आपको पूरा पेपर ही स्टूडेंट्स आउट कर दूंगा कि आपका जो 2026 का जो पेपर है वो स्टूडेंट्स क्या आने वाला है। अगर मैं इंपॉर्टेंट वीडियो में 2026 की बनाऊंगा तो मैं पूरा पेपर ही आपको किसी बोर्ड पे छाप दूंगा, बस आप तैयार कर लीजिएगा। जो आपके थ्योरेटिकल मतलब एक्सपेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू उनमें से आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको पूरे एक वन शॉट वीडियो में आपको पार्ट फिजिक्स की आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 के मैंने आपको सारे चैप्टर्स के मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने आपको लिख के दिखा दिए, अंडरलाइन कर दिया है, बॉक्स के थ्रू चार्ट्स के थ्रू आपको समझा दिया है कि आप कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। मेरा स्टूडेंट 100% मानना है कि आपको वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, आपको लग रहा हो कि मेरी जो मेहनत मैंने करी है आप लोगों के लिए इतना सब कुछ लिखा है और आपको समझ में आ गया, तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स है उनको आप प्लीज जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये सब पता लग पाए। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।